बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बायलिश वर्ल्ड स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल। लास्ट लेक्चर में हमने सेल साइकिल की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके दो फेजेस में से हमने एक फेज को जो है ना वो एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया था, दैट वाज इंटरफेज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज माइटोसिस। जी, इंटरफेज जो है ना वो फेज था जिसमें सेल डिवाइड होने की तैयारी कर रहा था, प्रेपरेशन कर रहा था, जो कि देखने में तो रेस्टिंग फेज था लेकिन उसमें बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज चल रही थी और 23.5 आवर्स में इंटरफेज कंप्लीट होता है ह्यूमन सेल साइकिल का। ह्यूमन सेल की बात कर रही हूँ और सिर्फ 30 मिनट्स में जो है ना ये माइटोसिस हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, एनर्जी, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, वो सब तो प्रिपेयर हो चुकी हुई हैं, सिर्फ उनको असेंबल करना है, क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, सेल को डिवाइड करना है। तो सेल जो है वो एक पेरेंट से दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। सो माइटोसिस की फर्स्टली स्टूडेंट्स डेफिनेशन है, माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की एक टाइप है which ensures the same number of chromosomes in daughter cell as in parent cell। जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में भी होंगे। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में होता है। हैप्लॉइड सेल्स भी एक से दो हो जाते हैं, ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में हो सकता है क्योंकि इसमें हमने क्रोमोसोमल नंबर्स को चेंज नहीं करना। जितने पेरेंट सेल के पास हैं उतने डॉटर सेल। अगर हैप्लॉइड सेल से दो डॉटर सेल्स बनाए हैं तो क्रोमोसोम हैप्लॉइड ही होंगे, अगर डिप्लॉइड से दो डॉटर सेल्स बनाए हैं तब भी क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में डिप्लॉइड ही होंगे। दैट्स व्हाई माइटोसिस जो है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के सेल्स और बॉडी के हर सेल में होती है। दूसरी तरफ मियोसिस भी एक टाइप है सेल डिवीजन की जो सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होती है क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होने होते हैं, उसमें डिप्लॉइड पेरेंट सेल से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स व्हाई मियोसिस कभी हैप्लॉइड सेल्स में नहीं होती क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स में ऑलरेडी क्रोमोसोम्स की तादाद आधी है और मियोसिस में हमने डबल क्रोमोसोम से क्या करना होता है, हाफ करने होते हैं डॉटर सेल्स में। बट माइटोसिस में क्या होता है, जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के पास एज इन केस ऑफ ह्यूमन सेल उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स के पास। ठीक है, सो इसमें हमने क्या किया है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल एज इन पेरेंट सेल। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं माइटोसिस के फेजेस। वैसे तो माइटोसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्टॉप कहीं नहीं होता, मुसलसल जारी रहता है, लेकिन हमने उसके आगे से जो है ना वो फेजेस बनाए हैं जिसमें से पहला फेज है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें सेल डिवीजन को जब ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप से, तो उस ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि सेल जो है वो पहले अपना न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसे एक से दो कर लेता है। न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन की थी इंटरफेज के एस फेज में, क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेटेड हो गए थे इस तरह से। डीएनए ने क्या कर ली थी, रेप्लिकेशन कर ली थी। ये देखें एक स्ट्रैंड डीएनए का, दूसरा स्ट्रैंड, और ये देखें ये भी स्ट्रैंड्स, इसी की कंडेंस्ड फॉर्म ये है क्रोमोसोम। ये यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, क्रोमेटिन है। जब डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में हो तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं और जब वो कंडेंस हो जाए तो फिर वो क्रोमोसोम हो जाता है। तो यही है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है और क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ताकि उनको क्या किया जा सके, दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सो फेजेस में ऐसा होता है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। सो कैरियोकाइनेसिस इज डिफाइंड एज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होके एक से दो हो जाते हैं। जैसे ये देखिए ये सिंगल न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम्स को पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, फिर न्यूक्लियस एक से कितने हो जाते हैं, दो। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद सेल डिवाइड हो जाता है। तो ये देखें फिर ये जो साइटोप्लाज्म है ये यहाँ से पिंच करता है इस तरह, और यूं पिंच करने के बाद
जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो पूरा सेल डिवाइड हो जाता है, और एक सेल से कितने हो जाते हैं? 2। तो साइटोकिनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहा जा सकता है और डिवीजन ऑफ सेल भी कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है माइटोसिस का फर्स्ट फेज, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, न्यूक्लियस एक से 2 न्यूक्लियस कैसे नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें हम सबसे पहले जो है ना वो डिस्कस करेंगे जी, ये देखें ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स का एक पेयर पाया जाता है, सेंट्रियोल्स का एक पेयर पाया जाता है। सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये एक पेयर है सेंट्रियोल्स का जो एनिमल सेल में पाया जाता है। ये जो पेयर है ना, ये इंटरफेज में सेंट्रियोल्स एक पेयर में 2 होते हैं, तो इंटरफेज में ही ये सेंट्रियोल्स 2 से कितने हो जाते हैं? 4। यानी कि जब क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है ना, 7 ऑर्गेनेलिस की भी हो जाती है, तो ये भी ऑर्गेनेली है। तो ये जो 2 हैं ये क्या है? सेंट्रियोल्स हैं। इसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। बट ये इंटरफेज में जिसमें सेल की डिवीजन की तैयारी हो रही थी, उसमें ये क्या हो गए थे? डबल हो गए थे। जैसे क्रोमोसोम डबल हुए थे, इसी तरह सेंट्रियोल्स भी डबल हो गए थे। डबल हो गए थे लेकिन एक ही जगह पे मौजूद थे। अब क्या करना है? पहले ये 2 थे और डबल होने के बाद ये कितने हो गए? 4 हो गए। इस तरह ये देखें, जब हमने सेंट्रियोल्स, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को डबल किया तो वो 2 से कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हो तो गए थे लेकिन वो एक ही जगह पे मौजूद थे। अब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, वैसे ही ये जो 2 सेंट्रोसोम्स हैं, एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल को सेंट्रोसोम कहते हैं। तो 2 सेंट्रोसोम्स हैं हमारे पास, तो यहां से 2 सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के एक पोल पे माइग्रेट कर जाएंगे और 2 सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस की दूसरे पोल पे माइग्रेट करके चले जाएंगे। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन माइटोसिस में नहीं हो रही स्टूडेंट्स, आपने एमसीक्यू के लिए बात याद रखनी है कि सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन इंटरफेज में हो गई थी। यहां पर सिर्फ जो है ना वो एक पेयर को माइग्रेट करवा के न्यूक्लियस के एक पोल पे लाए हैं और दूसरे पेयर को माइग्रेट करवा के दूसरे पोल पे लेके आए हैं, ताकि इसमें बाइपोलैरिटी क्रिएट हो जाए। ठीक है, एक जो है ना वो सीक्वेंस आ जाए कि क्रोमोसोम्स जो है ना वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों तरफ। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर इवेंट? पार्टीशन ऑफ डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स। पार्टीशन मतलब अलग करने हैं, टेक्स प्लेस, एंड 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, 2 पेयर्स मतलब एक पेयर ये और एक पेयर ये, सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एंड माइग्रेट टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के देखें दोनों तरफ मूव कर दिए। ठीक है, ये फर्स्ट इवेंट था जिसमें सेंट्रियोल्स ने क्या किया है? माइग्रेशन किया ऑपोजिट पोल्स पे। फिर उसके बाद क्या होगा? इन सेंट्रियोल्स में से स्पिंडल फाइबर्स निकलने लग जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ना वो मैं क्रोमोसोम्स बना रही हूँ जी। ये देखें, क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स को कहा जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, अभी क्रोमोसोम किस शक्ल में? धागों जैसी शक्ल में है। चले अभी हम बात करते हैं, अब इन सेंट्रियोल्स में से क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, और वो न्यूक्लियस को इस तरह से ऊपर तक जो है ना वो कवर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाहर है। सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पे गए और उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना शुरू हो गई। सेंट्रियोल्स खुद भी माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हुए हैं ना, वो अपनी ही माइक्रोट्यूब्यूल्स को इंक्रीज करते हैं, तो उसमें से ये स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं। सो नेक्स्ट इवेंट इज 3 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल। हर सेंट्रियोल के पेयर में से स्पिंडल फाइबर्स यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना शुरू हो जाएंगी, और वो 3 पेयर कौन कौन से हैं? पहला है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं ड्रॉ करने लगी हूँ दोबारा से सेल। ये इसका न्यूक्लियस है, और ये है सेंट्रियोल का एक पेयर, और ये है सेंट्रियोल का दूसरा पेयर, और इसमें से
माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3 सेट निकले हैं। उन 3 सेट्स में से पहला सेट वो है जो सेंट्रियोल्स के पास पास ही रहता है और ये सेंट्रियोल्स को एक लोकेशन पे फिक्स करने के लिए जरूरी है। ये जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इन्हें हम कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है सेंट्रियोल्स को अपनी लोकेशंस के ऊपर फिक्स कर देना। फिर जो दूसरे हैं वो कौन से हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये देखें स्टूडेंट्स, ये इस तरह से लंबे लंबे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो आगे पेनिट्रेट करना शुरू हो गए हैं, न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे ये इवेंट चल रहा होता है ना स्पिंडल फाइबर्स का, वैसे वैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होना शुरू हो जाती है, डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लग जाती है, डिसअपियर, ताकि क्रोमोसोम्स इसमें से बाहर आ जाए और ये स्पिंडल फाइबर्स उन क्रोमोसोम्स को पकड़े और फिर उन्हें ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचे और वो क्रोमोसोम्स बीच में से क्या हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है और क्रोमोसोम्स जो है ना वो कंडेंस हो रहे होते हैं। तो ये अब जो दूसरा सेट है ना, पहला वाला सेट किसका था, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब दूसरा सेट किसका है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स का। नाउ व्हाट इज काइनेटोकोर? काइनेटोकोर, ये देखें स्टूडेंट्स, ये है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम की शेप। ये हैं इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये है इसका सेंट्रोमेयर। और इस सेंट्रोमेयर के ऊपर ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने ये 2 पॉइंट्स शो किए हैं। दीज 2 पॉइंट्स आर काइनेटोकोर्स। ये वो पॉइंट हैं जिन्हें हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। तो ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो यहाँ पर भी शो कर देती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से क्रोमोसोम है। ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्रोमोसोम को काइनेटोकोर से अटैच हो जाती हैं, ये देखें क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गई है, कहां पर, काइनेटोकोर के ऊपर, उन्हें कहा जाता है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ नहीं अटैच होती, वो दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, इन्हें कहा जाता है नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। उनके नाम से ही शो हो रहा है। सो काइनेटोकोर कौन सी, जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होंगी। नॉन काइनेटोकोर कौन सी, जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑपोजिट साइड से आएंगी और एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर है, इन दोनों को मिला के कहा जाता है स्पिंडल। और एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहा जाता है एस्टर। और इन दोनों को, एस्टर एंड स्पिंडल, कलेक्टिवली नोन एज माइटोटिक अपरेटस। या फिर ये तीनों तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स कुल मिला के क्या कहलाते हैं, माइटोटिक अपरेटस। माइटोसिस को कंट्रोल करने वाला अपरेटस, सारा फंक्शन इन्होंने परफॉर्म करना है माइक्रोट्यूब्यूल्स ने। और माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ से बनी है, सेंट्रियोल्स से। सेंट्रियोल्स कहाँ पर है, न्यूक्लियस के ऑपोजिट पोल्स पर। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना सारा कुछ कैरियोकाइनेसिस के स्टार्ट पे होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं, पेयर्ड होते हैं, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पे चला जाता है, फिर जो है ना वो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है। ये सारी तैयारी कर ली हमने प्रो फेज की। हर पिछला वाला स्टेप अगले वाले स्टेप की तैयारी करके खत्म होता है। तो अब ये देखिए सारा कुछ बन गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने बना लिए हैं। अब जो फेज स्टार्ट होगा, कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज की प्रोनाउंसिएशन टेलोफेज भी है, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे इसको बोल लें जी। तो अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जो कि है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, मैंने अभी आपसे बात की, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड क्रोमेटिन। तो जब सेल जो है ना वो माइटोसिस शुरू करता है ना, इंटरफेज में अगर हम बात करें, सेल साइकिल जब शुरू करता है, हम वहीं से बात शुरू कर लेते हैं। जब सेल साइकिल स्टार्ट करता है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी जो है ना वो नजर नहीं आते। स्टेनिंग करके हम इन्हें देख सकते हैं, कलर करके हम इन्हें देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सेल साइकिल चलता है, इंटरफेज गुजर जाता है और प्रोफेज आ जाता है।
मतलब माइटोसिस शुरू हो जाती है और उसका फर्स्ट फेज जो है ना कैरियोकाइनेसिस है, और फिर फर्दर उसका फर्स्ट फेज प्रोफेज है। तो प्रोफेज में जो है ना वो क्रोमोसोम्स इजीली देखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू कर देते हैं। तो जब क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं तो वो इस तरह से नजर आना शुरू हो जाते हैं। दीज आर डुप्लीकेटेड एंड कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स। और यहाँ पर क्या होता है देखें, सेंट्रियोल्स तो ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके हैं, और इसके अलावा इनमें से स्पिंडल फाइबर्स भी निकल आई हैं। ये सब तो कैरियोकाइनेसिस के स्टार्ट पे ही हो गया था, प्रोफेज शुरू होने से पहले ही तकरीबन। फिर इसमें से जो है ना वो स्पिंडल फाइबर्स निकली होती हैं। अभी वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं हुई, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई है, डिसअपियर। तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ है, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हुई है, साइटोप्लाज्म ज्यादा विस्कस हो जाता है, और स्पिंडल फाइबर्स मर्ज होके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, और ये स्पिंडल फाइबर जो है ना ये क्रोमोसोम्स के साथ कांटेक्ट में आना शुरू हो जाती है। देखिए जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई तो अब क्रोमोसोम्स क्या हो गए, फ्री हो गए। अब जो है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर स्पिंडल फाइबर्स या फिर माइटोटिक अपरेटस अब वो क्रोमोसोम से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। सो ये क्या था जी, प्रोफेज। अब हम नेक्स्ट जो है ना वो फेज की तरफ आते हैं, दैट इज मेटाफेज। अब क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो भी शफल्ड कंडीशन में मौजूद हैं, ये क्या करना शुरू कर देंगे, अलाइन होना शुरू कर देंगे। ये देखें इस तरह से सेंटर में, ये जो सेंट्रल प्लेट है ना इसे इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट कहते हैं। मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। जी ये क्रोमोसोम्स अलाइन कैसे हो गए, इन क्रोमोसोम्स को अलाइन किया है स्पिंडल फाइबर्स ने, माइटोटिक स्पिंडल्स ने। देखें एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन सी, जो सेंट्रियोल्स के पास पास पाई जाती हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कौन सी, जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। ये देखें दोनों तरफ से, वन स्पिंडल फाइबर फ्रॉम ईच पोल, और जो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं उन्हें हम नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स ने दोनों तरफ से क्रोमोसोम्स को अटैच कर दिया है। अब जो है ना क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे या मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट फेज क्या है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। ये देखें यहां पर सेंट्रियोल्स, और ये हैं इनके एस्ट्रल फाइबर्स जो सेंट्रियोल्स को अपनी जगह पे मजबूती देते हैं इस तरह से, और ये हैं जी काइनेटोकोर फाइबर्स। काइनेटोकोर फाइबर्स ने क्रोमोसोम को काइनेटोकोर से पकड़ा हुआ था। अब ये काइनेटोकोर फाइबर्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन करनी शुरू कर दिया है। जब भी चीज कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो मोटी और छोटी होना शुरू कर देती है। तो ये एक पोल पे क्रोमोसोम्स इस तरफ को और दूसरे पोल पे क्रोमोसोम्स इस तरफ को जब बीच में से सेपरेट हो जाएंगे तो मूव करना शुरू कर देंगे। ये देखें अब ये क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड एक तरफ चला गया और दूसरा दूसरी तरफ मूव कर गया। इस तरह से हमने इसको हमेशा ऐसे वी शेप में शो करना होता है ताकि हम सेपरेशन शो कर सकें। सो ऐसा फेज जिसमें काइनेटोकोर फाइबर्स क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट होके छोटी हो रही हैं और वो क्रोमोसोम्स को बीच में से सेपरेट कर देती हैं और क्रोमेटिड्स को क्या करती हैं, ऑपोजिट पोल्स पे पुल करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो अब ये क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट पोल्स पे जाना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट फेज इज टीलोफेज। टीलोफेज पे क्या होगा, सेल थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, और क्रोमोसोम्स देखें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ये देखें हमने 4 से स्टार्ट किया था ना, हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड है ये एक ही क्रोमोसोम। देखिए पहले क्रोमोसोम ऐसे होता है, फिर वो डबल होने के बाद ऐसे हो जाता है। अभी भी ये एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के। तो इस तरह से हम इसको बीच में से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए 4 क्रोमोसोम्स इधर चले गए और 4 क्रोमोसोम्स इधर चले गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी, रीजेनरेट होके वापस आ जाएगी।
सेंट्रियोल्स जो है वो ऑलरेडी ऑपोजिट पोल्स पे मौजूद हैं, ये देखें, और स्पिंडल फाइबर्स जो है ना वो क्या होने लग जाएंगी, डिसइंटीग्रेट, मतलब वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। पहले वो बनी थी, अब वो खत्म होने लग गई हैं। जो जो काम कैरियोकिनेसिस के स्टार्ट पे हुआ था, क्या क्या हुआ था, स्पिंडल फाइबर्स बनी थी, और जो इवेंट्स प्रोफेज में हुए थे, क्या हुआ था, क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे, और स्पिंडल फाइबर्स जो है ना वो क्रोमोसोम्स के साथ कांटेक्ट में हो गई थी। वो सारे काम ऑपोजिट किस में होते हैं, टीलोफेज में। देखें यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी, खत्म हो गई थी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई है। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स कांटेक्ट में आ गए थे क्रोमोसोम्स के साथ, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स खत्म हो गए हैं। सेंट्रियोल्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब जो है ना न्यूक्लियस जो है वो इक्वली डिवाइड हो गया है। क्रोमोसोम्स अब दोबारा से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है वो जाना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, अभी ये कंडेंस्ड है ना, क्रोमोसोम डी कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे। ये लें, ये क्रोमोसोम दोबारा से क्या होना शुरू हो गए हैं, थ्रेड लाइक, क्योंकि डिवीजन पूरी हो चुकी है। अब क्रोमोसोम्स डी कंडेंस होके वापस क्रोमेटिन मटेरियल बन जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हम माइटोसिस में क्रोमोसोम्स को कंडेंस देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन क्या हो गई है, कंप्लीट। अब माइटोसिस का जो सेकेंड फेज है वो है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाता है। तो सेल क्या हो जाते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, की बात रिपीट कर रही हूँ, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही क्रोमोसोम्स किस में है, डॉटर सेल्स में है। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो हम इन 4 सेल्स को 46 कंसीडर कर लेते हैं। ये 46 डबल हुए हैं इस तरह, तो हमने उन डबल को जब बीच में से सेपरेट किया तो 46 इधर आ गए और 46 इधर आ गए। तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुए, सेम है, ठीक है। इससे मेंटेनेंस होती है क्रोमोसोम्स नंबर की, और नेक्स्ट स्पीशीज भी वैसी ही होती हैं जैसे पेरेंट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं साइटोकिनेसिस की तरफ। साइटोकिनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और डिवीजन ऑफ सेल। जी स्टूडेंट्स, साइटोकिनेसिस जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है एनिमल्स में और प्लांट्स में। एनिमल सेल जो है ना उसकी साइटोकिनेसिस कुछ ऐसे है कि ऐसे सेल जो है वो इलोंगेट होता है, न्यूक्लियस जो है वो डबल हो जाते हैं, और यहाँ पर ना एक्टिन और मायोसिन की जो प्रोटीन्स है ना वो यहाँ सेंट्रल प्लेट पे अरेंज होना शुरू हो जाती हैं। एक्टिन मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाली प्रोटीन्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाता है। तो जब ये प्रोटीन्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एनिमल सेल जो है वो साइटोप्लाज्म यहाँ से पिंच होता होता सेंटर में फ्यूज हो जाता है, और सेल कितने हो जाते हैं, 1 से 2। दिस प्रोसेस इज सिंपल, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। हम इसे क्लीवेज भी कहते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच होते होते बीच में फ्यूज हो जाती है, और एनिमल सेल 1 से क्या हो जाते हैं, 2। लेकिन प्लांट्स के पास स्टूडेंट्स 2 डिफरेंसेस हैं। पहली बात तो ये कि प्लांट्स के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, जिसकी वजह से देखिए सेंट्रियोल से तो सारे स्पिंडल फाइबर्स बने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनके पास सेंट्रियोल्स नहीं है पर माइक्रोट्यूब्यूल्स तो हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से ही सेंट्रियोल्स जैसा एक स्ट्रक्चर जो है ना वो दोनों पोल्स पे बना लेते हैं। ऐसे प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, ये उसकी सेल वॉल है, तो ये वैसा एनालोगस रीजन जो है ना वहां पे बना लेते हैं। कोई बात नहीं, सेंट्रियोल्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल से ही ये स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट करवा लेते हैं, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ के स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको दूसरा तरीका दिया हुआ है जिससे ये स्पिंडल फाइबर्स बना के क्रोमोसोम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, न्यूक्लियस भी क्या हो गया, 1 से 2 हो गया, स्पिंडल फाइबर्स खत्म हो गई, ये देखें ये हो गए 2 न्यूक्लियस। अब यहाँ पर साइटोकिनेसिस होनी है, अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड होना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल है और वो ऐसे प्लांट सेल क्लीवेज नहीं कर सकता।
ठीक है। तो प्लांट सेल के पास ये प्रोसेस होता है कि मेटाफेज जब चल रहा होता है ना, ये वाला मेटाफेज जिसमें क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे होते हैं, तो क्रोमोसोम्स को अलाइन करने के साथ साथ सेल जो है ना वो गोल्जी अपरेटस से वेसिकल्स प्रिपेयर करवा के क्रोमोसोम्स के साथ ही ना यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर ये वेसिकल्स अरेंज हो जाते हैं। फिर ये वेसिकल्स क्या करते हैं, जब साइटोकिनेसिस का टाइम आता है तो ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर बनता है इसे कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। तो ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है ना ये बाद में सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ये वही सेल वॉल है जिसे हम मिडल लैमेला भी कहते हैं। प्लांट सेल वॉल में एक मिडल लैमेला होती है, एक प्राइमरी सेल वॉल होती है, एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तो इस तरह से प्लांट सेल जो है वो क्या शो करता है, साइटोकाइनेसिस बाय फॉर्मिंग फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, वेसिकल्स की फ्यूजन से बनी हुई एक सेंट्रल लेयर है। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।